गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड का पाठ अभी न होगा मेरा अंत पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हम दो कविताएं पढ़ेंगे इस पाठ में। पहली कविता है अभी न होगा मेरा अंत और दूसरी कविता है मातृभूमि। तो आज हम पहले भाग में पहली कविता पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं। कवि निराला का जन्म 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। इसके बाद इन्होंने स्वाध्याय से अर्थात सेल्फ स्टडी करते हुए हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला भाषाओं का अध्ययन किया। बाल्यावस्था में ही निराला के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जब ये युवा हुए तो एक एक करके इनकी पत्नी, भाई, भाभी, चाचा आदि भी महामारी की भेंट चढ़ गए अर्थात महामारी में उनकी मृत्यु हो गई। अंत में जब उनकी प्रिय पुत्री सरोज भी उन्हें छोड़कर चली गई अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई, तब मृत्यु का ऐसा भयंकर तांडव देखकर निराला टूट से गए। किसी ने अपने जीवन काल में इतने प्रियजनों की अगर मृत्यु अपने आंखों के सामने देखी हो तो ऐसा व्यक्ति तो हतोत्साहित हो ही जाता है। उनको अपनी पुत्री के मृत्यु से इतना दुख हुआ कि उन्होंने उसकी याद में सरोज स्मृति नाम की एक रचना लिखी। 1961 में निराला का देहावसान हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। अब हम अभी न होगा मेरा अंत कविता का पाठ परिचय देखते हैं। अभी न होगा मेरा अंत कविता में कवि ने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कहा है कि उनके जीवन का अंत अभी होने वाला नहीं है। भले ही काल ने अर्थात मृत्यु ने उनके प्रियजनों को छीनकर उन पर आघात पहुंचाया है, उन्हें दुखी किया है, किंतु समय या मृत्यु उनकी जीवंतता को खत्म नहीं कर पाई। जीवंतता मतलब जीने की जो भावना है, जिजीविषा से भरी हुई ये कविता है। इस कविता में जीने की इच्छा और आत्मविश्वास भरपूर दिखाई दे रहा है। तो जो समय है, भले ही मृत्यु ने उनके प्रियजनों को उनसे छीन लिया, लेकिन मृत्यु उनके जीने की इच्छा को खत्म नहीं कर सकती। अभी तो उनके जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, तो वो अपनी रचनाओं से कई आलस में पड़े हुए लोगों को जगाएंगे, निराश जीवन में उत्साह भरेंगे। उनकी रचनाओं में निरंतर प्रेरणादायक बातें आती जाएंगी। उनके पास अपनी रचनाओं को लिखने के लिए समय की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उनका अंत होने वाला नहीं है। अब हम कविता आरंभ करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं आशावादी इसमें दिखाई दे रहा है। इस कविता का भाव जो है वो आशावादी स्वर है इसके अंदर प्रेरणादायी कविता है। तो कवि कहते हैं अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मेरी मृत्यु नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। मृदुल का अर्थ होता है मधुर। मेरे जीवन में अभी अभी ही तो मधुर वसंत का आगमन हुआ है, तो अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। यहाँ पे मृदुल वसंत से तात्पर्य है युवावस्था। अभी तो मेरे जीवन में युवावस्था का आरंभ हुआ है, तो अभी से मैं अंत की कल्पना नहीं कर सकता। कवि आगे कहते हैं हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। हरे हरे ये पात, पात का अर्थ होता है पत्ते। ये जो वृक्षों पर हरे भरे पत्ते लगे हुए हैं, और डालियां कलियां कोमल गात, गात बोलते हैं शरीर को, कि ये जो वृक्षों का कोमल शरीर है जिसकी डालियों पर विभिन्न प्रकार की कलियां लगी हुई हैं, इसे देखकर और वृक्ष पर लगे हुए हरे हरे पत्तों को देखकर मैं नहीं कह सकता कि ये वृक्ष जल्दी ही सूख जाएगा।
तो जिस वृक्ष पर अभी हरे हरे पत्ते लगे हों, जिस वृक्ष की डालियाँ कलियों से लदी हुई हों, जिस वृक्ष की डालियाँ बहुत कोमल हों, ऐसे वृक्ष को देखकर उसके सूखने के बारे में बातें नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि मेरे जीवन रूपी वृक्ष पर अभी तो हरे हरे पत्ते आए हैं, अर्थात उत्साह का संचार हुआ है, कलियां आई हैं, मतलब मुझ में आत्मविश्वास जागा है। तो अभी अभी तो मेरे जीवन का कवि जीवन का आरंभ हुआ है, तो अभी मैं अंत की कल्पना नहीं कर सकता। कवि कहते हैं, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। स्वप्न मृदुल कर, कवि कहते हैं कि मैं अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल बोलते हैं मधुर को, कर बोलते हैं हाथ को, मैं मेरा मधुर हाथ, कैसा हाथ, जो स्वप्नों से भरा हुआ होगा। इस पंक्ति का मतलब मैं आपको बताती हूँ, पहले हम आगे पढ़ते हैं। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित मतलब सोई हुई। तो वो कहते हैं कि मैं अपना स्वप्न मृदुल कर सोई हुई कलियों पर फेरूंगा। यहाँ कहने का तात्पर्य है स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न में हमारी कल्पनाएं होती हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हम सपना देखते हैं वो हमारी कल्पनाओं से बना हुआ होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, किसी मूर्तिकार की अगर हमको कल्पना देखनी हो तो वो कल्पना एक मूर्ति में दिखाई देती है, किसी कहानीकार की कल्पना कहानी में दिखाई देती है, किसी गीतकार की कल्पना गीत में दिखाई देती है। तो यहाँ पर कवि एक कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, तो इनकी कल्पनाएं कविताओं के रूप में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर स्वप्न मृदुल कर यानी कि भावनाओं से लिखी गई कविताएं, जो तो सपना हो गई, और मृदुल मतलब मधुर और कर मतलब हाथ। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं मेरी कविताओं रूपी मधुर हाथ से फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित कलियों से यहाँ तात्पर्य है आलस्य में डूबे हुए लोग। तो कवि कहते हैं कि मैं अपना स्वप्न रूपी हाथ यानी कि मैं अपनी कविताओं रूपी हाथ इन निराशा में डूबे हुए लोगों पर फेरूंगा, अर्थात उन्हें जगाऊंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष बोलते हैं प्रातः काल को, उषा काल को। तो कवि कहते हैं कि मैं निद्रित कलियों पर अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा। तात्पर्य ये है कि मैं आलस्य में डूबे हुए लोगों के लिए अपनी रचनाएं लिखूंगा और उनके अंदर एक नए सवेरे का आगाज करूंगा, एक नया सवेरा उनके जीवन में लेकर आऊंगा। आगे कवि कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तंद्रालस बोलते हैं थकान और आलस, लालसा मतलब इच्छा। पुष्प पुष्प से यहाँ तात्पर्य है ऐसे लोग जो आलस्य और निराशा में डूबे हुए हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं अपनी कविताएं उन लोगों के लिए लिखूंगा जो थकान और आलस में डूबे हुए हैं, जो हमेशा ऐसी इच्छा रखते हैं कि उनको थकान और आलस बना ही रहे। तो मैं ऐसे आलसी और थकान से भरे हुए लोगों की, हतोत्साहित निराशा में डूबे हुए लोगों की सारी ऐसी इच्छा अपने कविताओं के माध्यम से खींच लूँगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। नव जीवन, नया जीवन। अब यहाँ पर अमृत, अमृत कहा गया है कविताओं को। जिस प्रकार से प्रकृति में जो फूल खिलते हैं वो बसंत ऋतु में खिलते हैं, अलसाए हुए फूल भी प्रातः काल सूर्य की रोशनी पाकर खिल जाते हैं, मुरझाए हुए फूल भी। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि जो फूल मुरझा चुके हैं, अर्थात जो लोग आलस में डूब चुके हैं, हतोत्साहित हो चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों को मैं अमृत रूपी जल से सींचूंगा। अपनी कविताओं को जो कि अमृत का काम करेंगी, अपनी कविता रूपी अमृत से मैं ऐसे फूलों को सींचूंगा और उनके अंदर नव जीवन का संचार करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। कवि कहते हैं कि जैसे बसंत हर फूल को खिला देता है और प्रकृति में आनंद से भरा हुआ वातावरण उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार मैं भी शिथिलता और आलस अर्थात थकान और आलस में पड़े हुए लोगों को प्रसन्नता और जागरूकता प्रदान करूंगा। अपने उत्साह भरे नवयौवन का आनंद उनके हृदय में भरकर
सभी को निराशा से मुक्त कर दूंगा। अर्थात मैं अपनी कविताएं, जो कि कविताएं क्या हैं, कविता मेरे आनंद से भरी हुई कल्पनाएं हैं, तो मैं अपनी कविता रूपी अमृत से ऐसे आलस और थकान में डूबे हुए लोगों को सींचूंगा जैसे किसी पौधे को पानी से सींचते हैं तो वो हरा भरा हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी कविता को अमृत का रूप देते हुए कहा है, मैं अपनी कविता के माध्यम से ऐसे सभी लोगों के जीवन से थकान और आलस की इच्छा को दूर कर दूंगा जो सदा जीवन में हतोत्साहित रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए अपनी कविताएं लिखूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, अर्थात मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करूंगा और उनका मार्गदर्शन करते हुए दिखा दूंगा। क्या दिखा दूंगा? है मेरे वे जहाँ अनंत परमात्मा बसे हुए हैं, मैं उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से उस अनंत परमात्मा के आनंद को दिखा दूंगा, उसे प्राप्त करने का साधन बता दूंगा। कवि आगे अपनी कल्पनाओं को, अपनी कविता को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। कवि कहते हैं, अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, खुद को संबोधित कर रहे हैं। क्या? वो अपने मन को कह रहे हैं, क्योंकि मन ने इतनी मृत्यु देख ली है कि मन मृत्यु से भयभीत हो चुका है। तो कवि मृत्यु से भयभीत अपने मन को आश्वासन दे रहे हैं, उसको तसल्ली दे रहे हैं। उसे क्या कह रहे हैं कि तू अभी चिंता मत कर, अरे मेरे मन तू चिंता मत कर, तेरे जीवन का अभी समापन होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि अभी तो हमें जीवन में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो अपने मृत्यु से भयभीत मन को समझाते हुए कवि कह रहे हैं, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, यहाँ प्रथम चरण किसको कहा गया है? युवावस्था को, कि मेरे जीवन का अभी प्रथम चरण आरंभ हुआ है, अभी तो युवावस्था आरंभ हुई है। इसमें कहाँ मृत्यु? इसमें मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है और मृत्यु का विचार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कवि कहते हैं, वो खुद को ही अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने अनेक प्रियजनों की मृत्यु ने मेरे मन को सशंकित कर दिया है, मेरा मन बहुत भयभीत हो गया है। तो मेरे मन को समझाते हुए अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि अभी तो मैं बहुत समय तक जीवित रहूंगा और सक्रिय रहूंगा, अभी तो उनके जीवन में युवावस्था रूपी प्रथम चरण आया है और जिस जीवन में अभी युवावस्था आरंभ हुई हो उसकी मृत्यु की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी तो मुझे दूर दूर तक जीवन ही जीवन है, जीवन ही जीवन, अब तो मुझे दूर दूर तक जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरे जीवन का प्रथम चरण आरंभ हुआ है, अर्थात युवावस्था आरंभ हुई है और अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। यौवन मतलब युवावस्था, कि अभी तो युवावस्था आरंभ हुई है और आगे अभी तो पूरी युवावस्था पड़ी है। तो अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, अरे मेरे मन, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं है। आगे कवि अंत में कहते हैं, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि अपने मृत्यु से सशंकित बाल मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अभी तो मेरा मन बालकों जैसा बड़ा भोला है और कल्पनाओं से भरा हुआ है। छोटे बच्चों की कल्पनाएं बड़ी अजीब सी होती हैं, विचित्र होती हैं, कभी उनकी कल्पनाओं का अंत ही नहीं होता। तो वो अपने मन को ही कह रहे हैं कि स्वर्ण किरण कल्लोलों पर, स्वर्ण किरण से मतलब होता है सुनहरी किरणें, स्वर्ण बोलते हैं सुनहरे को, तो स्वर्ण किरण सुनहरी किरणें, और कल्लोल बोलते हैं लहरों को। तो अभी तो मेरा जो बालक मन, मेरा मन बालकों के समान है, कल्पनाओं में डूबा हुआ है। तो अपने उस मन को कहते हैं, तू भयभीत मत हो, तू तो भविष्य की सुनहरी किरणों की लहरों पर बहता रहे। एक सुखद भविष्य हमें मिलने वाला है, आनंददायक भविष्य मिलने वाला है। तो भूतकाल के घटनाओं को सोचकर भयभीत मत हो, अरे मेरे बालक मन, तुम तो बालक के समान सुनहरी कल्पनाओं के लहरों पर बहते रहो, सुनहरी कल्पनाओं के लहरों पर बहकर आश्वस्त होते रहो। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अंत में कवि कहते हैं कि आज तो मेरी रचनाएं हैं वो बहुत साधारण हैं,
आज मेरे राग कैसा है, अविकसित राग है। मेरे राग में, मेरी कविताओं में कोई भी विकास नहीं हुआ है, परंतु धीरे धीरे मेरी रचनाओं में प्रौढ़ता आ जाएगी। मेरी रचनाओं में प्रौढ़ता आ जाएगी मतलब मेरी रचनाएं जो हैं वो अनुभवी हो जाएंगी। और ऐसे ही अविकसित राग से आज जो मेरी कविताएं अविकसित हैं, जो अनुभवहीन कविताएं हैं, इन्हीं कविताओं से विकसित होगा बंधु दिगंत, अर्थात सारा संसार जो है, दूर दूर तक दिशाओं तक फैला हुआ संसार मेरे ही अविकसित राग से कभी न कभी विकसित होगा। अर्थात मैं आज मेरी कविताएं भले ही साधारण हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन मेरी इन्हीं अविकसित कविताओं से एक दिन मेरी रचनाओं में ऐसी प्रौढ़ता आ जाएगी कि जो दूर दिशाओं तक फैले हुए लोग हैं वो उन कविताओं को पढ़कर विकसित होंगे, अर्थात उनके जीवन से भी निराशा निकल जाएगी। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरे जीवन का अंत होने वाला नहीं है। ये कविता बच्चों खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है और इस कविता को क्या है, ये एक मुक्त छंद है, अर्थात ये कविता किसी छंद में बंधी हुई नहीं है। और इस कविता में संस्कृत के बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये असम शब्दावली से युक्त कविता है। अगर हम बात करते हैं अलंकारों की, तो यहाँ पर देखिए अभी अभी, ये जो अलंकार है अभी अभी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एक ही शब्द जब एक से ज़्यादा बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग ना हो, सेम अर्थ हो, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसी प्रकार से इस कविता में हरे हरे के अंदर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, क और क की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर है स्वप्न मृदुल कर, कविता रूपी कोमल हाथ, तो ये रूपक अलंकार है। निद्रित कलियाँ, कलियों को सोया हुआ बताया गया है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो ये प्रत्यूष मनोहर का अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। प्रत्यूष बोलते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, और प्रत्यूष मनोहर बोलते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, और प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातःकाल, सवेरा। तो आगे हम अलंकारों को देखते हुए चलते हैं, और आगे के अलंकारों में पुष्प में फिर से आ रहा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उसके बाद नव जीवन का अमृत, कविता को अमृत का रूप दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का आभास जैसा है, रूपक अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स और स की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है, द और द की आवृत्ति भी अनुप्रास अलंकार कर रही है, बता रही है। आगे जो पंक्तियां हैं, मेरे जीवन का जब है प्रथम चरण है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। इस जगह पर कवि बताते हैं कि स्वर्ण किरण कल्लोल, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आगे की पंक्तियां हैं, स्वर्ण किरण कल्लोल, यहाँ पर स्वर्ण किरण कल्लोल, इस जगह पर रूपक अलंकार की झलक दिखाई दे रही है। रूपक अलंकार कैसे है कि सुनहरी कल्पनाओं को किसका रूप दिया गया है, सुनहरी किरणों का रूप दिया गया है, और मन को भी बालक का रूप दे दिया गया है। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार की हल्की सी झलक दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं इस कविता के प्रश्न उत्तरों की। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं। एक ही प्रश्न आपको अभी करना है, और वो है मृदुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है। मृदुल वसंत जीवन के यौवन का प्रतीक है। अगला प्रश्न जो है वो अति लघुत्वात्मक है। अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है। अभी न होगा मेरा अंत कविता में बसंत ऋतु के आगमन की बात कही गई है। हरे हरे ये बात पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कविता में कवि ने किस प्रथम चरण की ओर संकेत किया है। इन्होंने युवावस्था, जीवन के प्रथम चरण युवावस्था की ओर संकेत किया है। प्रथम चरण से अर्थ है युवावस्था। फिर है छठा प्रश्न, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। इसमें निद्रित कलियों से क्या तात्पर्य है, निराशा और आलस्य में डूबे हुए लोगों से तात्पर्य है। निद्रित कलियां, ऐसे लोग जिनमें अनेक गुण हैं लेकिन वो निराशा और आलस में डूब चुके हैं। अब हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में जो है आठवां प्रश्न, कविता अभी न होगा मेरा अंत, इसके अनुसार बसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से दृश्य दिखाई
देते हैं। यह आप बड़ी आसानी से खुद कर सकते हैं कि वृक्षों पर पत्ते लग जाते हैं, डालियाँ कलियों से लद जाती हैं, चारों तरफ का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही मनोरम हो जाता है। सूर्य जो है वो बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है बसंत ऋतु में। हमेशा जब भी सुबह सूर्योदय होता है तो सूर्य के कोमल स्पर्श से कितनी ही कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं। तो सूर्योदय भी बहुत ही सुंदर होता है। नवा प्रश्न अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कविता हमने नहीं करी है। और अब हम बात करते हैं 10वें प्रश्न की। अभी न होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि अभी न होगा मेरा अंत कविता निराला के जीने की इच्छा पर प्रकाश डालती है। कवि इस रचना के द्वारा ये संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को आत्मविश्वास के साथ और उत्साह के साथ जीवन बिताना चाहिए। युवावस्था जीवन का सबसे अच्छा समय है। इसमें हमें मृत्यु से भयभीत ना होकर के युवावस्था की सारी ऊर्जा से जीवन बिताना चाहिए और अपनी ऊर्जा से, अपने कार्यों से समाज के अन्य सोए हुए हतोत्साहित लोगों को भी लाभ देना चाहिए। और अंत में कवि ने क्या किया है, अपने जीवन के अंत की उपेक्षा करके कह दिया है कि अभी तो जीवन ही जीवन पड़ा है और मैं मेरी कविताओं से अनेक लोगों को जागरूक करने वाला हूँ। तो ये इस कविता का मूल भाव है। आप अपना काम करके और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करेंगे और अगली कविता हम अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू।